आज की वीडियो में हम बिहार सर्किल के पीएसए के 2024 के क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे। इसमें हम डिपार्टमेंट और जीके के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। मैथ और रीजनिंग वाले पोर्शन के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसके मैथ और रीजनिंग वाले पोर्शन को भी कवर कर सकते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस पोस्टमैन या पीएसए, और आपको अच्छे से तैयारी करने के लिए बुक्स चाहिए तो बुक्स आप ले सकते हैं। थ्योरी वाली बुक्स आपको मिल जाएंगी। दोनों लैंग्वेजेस में बुक हमारी रहती है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स भी आपको मिल जाएंगी। इसके साथ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करवाते हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की अगर आपको बुक चाहिए तो क्वेश्चन बुक आप ले सकते हैं जो हम क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। अगर आप ये बुक लेते हैं तो आप देखेंगे कि लगभग सभी क्वेश्चन जो क्वेश्चन पेपर्स में आए हैं क्वेश्चन बुक से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है तो ये बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। आप ज़रूर इसको परचेज कर सकते हैं। और अच्छे से तैयारी आपने करनी है तो क्लासेस में भी आप जुड़ सकते हैं। 8627096166 के ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। बुक्स आपको चाहिए तो भी सेम नंबर के ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में एक साइट का लिंक मिल जाएगा, उस साइट से डायरेक्टली भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिहार सर्किल का ये क्वेश्चन पेपर है। Which of the following is a first class mail? निम्नलिखित में से कौन सी प्रथम श्रेणी की डाक वस्तु है? करेक्ट आंसर क्या आएगा? बी आएगा। तीन तरह की डाक वस्तुएं प्रथम श्रेणी की डाक वस्तुओं में आती हैं। कौन कौन सी? लेटर, इनलैंड लेटर कार्ड और पोस्ट कार्ड। ये तीनों किस में आते हैं? प्रथम श्रेणी की डाक वस्तुओं में आते हैं। द्वितीय श्रेणी की डाक वस्तुओं की बात करें, इसमें बुक पोस्ट है, इंडिया पोस्ट पार्सल है, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है और ब्लाइंड लिटरेचर है। ये द्वितीय श्रेणी की डाक में आ जाएंगे। तो इस तरह से इनको फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास आर्टिकल्स में बांटा हुआ है। इनमें फर्क क्या होता है? अगर हम बात करें प्रथम श्रेणी की डाक वस्तुओं की तो इनको फ्री एयर ट्रांसमिशन दिया जाता है। द्वितीय श्रेणी की डाक वस्तुओं के लिए फ्री एयर ट्रांसमिशन नहीं दिया जाता है। अ पार्सल शुड नॉट वे मोर देन, एक पार्सल का वजन कितने किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए? 20 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। अनरजिस्टर्ड पार्सल है तो मैक्सिमम 4 किलोग्राम उसका वेट हो सकता है। और रजिस्टर्ड पार्सल की बात करें तो उसका वेट 10 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर उसे ब्रांच पोस्ट ऑफिस से पोस्ट किया जाता है या ब्रांच पोस्ट ऑफिस के लिए संबोधित किया जाता है। और बाकी मामलों में इसका मैक्सिमम जो वेट है वो कितना हो सकता है? 20 किलोग्राम। पार्सल के साइज़ की बात करें तो किसी एक डायमेंशन के लिए 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए लेंथ, और इसकी ग्रेटेस्ट सरकमफ्रेंस मैक्सिमम, यानी कि इन दोनों का जो योग है 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स पोस्टेड इन लेटर बॉक्स शुड बी ट्रीटेड एज, लेटर बॉक्स में पोस्ट किए गए मशीन फ्रैंक लेखों को क्या माना जाता है? किसी भी डाक वस्तु के लिए डाक शुल्क का भुगतान अगर आपने फ्रैंक इंप्रेशन के माध्यम से किया है और उस आर्टिकल को पोस्ट करने के लिए आप लेटर बॉक्स में डाल देते हैं तो उसको अनपेड आर्टिकल माना जाएगा, अवैतनिक लेख की तरह ट्रीट किया जाएगा। वर्किंग आवर्स ऑफ नाइट पोस्ट ऑफिस आर जनरली फिक्स्ड बाई, रात्रिकालीन डाकघरों का कार्य समय सामान्यतः किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, हेड ऑफ सर्किल के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो नाइट पोस्ट ऑफिस को और क्या कहा जाता है? रेलवे मेल सर्विस या फिर RMO, रेलवे मेल ऑफिस इनको कहा जाता है। और इनको क्या किया जाता है, क्यों इनको खोला जाता है रात के समय? तो रात के समय डाक की प्रोसेसिंग करने या अन्य सॉर्टिंग गतिविधियां करने के लिए इनको डिजाइन किया गया है। हेड ऑफ सर्कल इज द पोस्टल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द ऑपरेशनल टाइमिंग ऑफ पोस्ट ऑफिस विद इन देयर रिस्पेक्टिव पोस्टल सर्कल। सर्किल प्रमुख वह डाक अधिकारी होता है जो अपने डाक सर्कल के भीतर सभी डाकघरों के परिचालन समय को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार होता है। और जो भी हेड ऑफ सर्कल ने वर्किंग आवर्स निर्धारित किए हैं उनको अगर बढ़ाना है तो वो पावर डायरेक्टर जनरल के पास रहती है।
Where an application for recall of an insured or registered article is made, then it shall also be accompanied by which of the following? जहां बीमाकृत या पंजीकृत डाक वस्तु को वापस बुलाने के लिए आप आवेदन करते हैं, आपने क्या करना है, एक इंश्योर्ड आर्टिकल भेजा था या आपने कोई रजिस्टर्ड आर्टिकल भेजा था और आप उसको रिकॉल करना चाहते हो, वापस लेना चाहते हो डाक से, तो इसके लिए जब आप आवेदन करेंगे तो आवेदन के साथ क्या होना चाहिए? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, ओरिजिनल रिसिप्ट। कौन सी ओरिजिनल रिसिप्ट? जब भी आपको इंश्योर्ड या रजिस्टर्ड आर्टिकल भेजते हैं तो बुकिंग के समय आपको एक रिसिप्ट दी जाती है, रसीद दी जाती है। तो जब भी आपने इनको वापस बुलाना है तो वापस बुलाने के लिए आवेदन के साथ आपको उसी ओरिजिनल रिसिप्ट को भी देना होगा। रजिस्टर्ड आर्टिकल एड्रेस्ड टू मिस्टर XYZ 123 GV स्ट्रीट लखनऊ विल बी डिलीवर्ड टू। कोई भी पंजीकृत डाक वस्तु है, अगर वो मिस्टर XYZ को संबोधित है तो उसका वितरण किसे किया जाएगा? ओनली टू मिस्टर XYZ ऑन हिज एड्रेस, क्योंकि पंजीकृत डाक वस्तुएं एड्रेस स्पेसिफिक होती हैं, यानी कि जिसके लिए ये डाक वस्तुएं भेजी जाती हैं उसी को इनका वितरण आपने करना है। तो अगर ये XYZ के लिए भेजी गई है तो XYZ को ही आपने इनका वितरण करना है। लेकिन अगर XYZ ने किसी अन्य व्यक्ति को अपनी डाक वस्तुएं लेने के लिए अधिकृत किया है तो उस अधिकृत व्यक्ति को भी वो डाक वस्तु वितरित की जा सकती है। A VP article can be returned to the sender if it is not claimed within 7 days from the। यदि किसी VP लेख का दावा कितने दिनों के भीतर नहीं किया जाता है तो उसे प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन। जिस तारीख को किसी भी VP आर्टिकल के बारे में सूचना दे दी जाती है प्राप्तकर्ता को, फिर भी 7 दिन के भीतर उसके बारे में कोई भी क्लेम नहीं करता है तो उसको वापस प्रेषक को भेजा जाएगा। वैल्यूएबल आर्टिकल कैन बी रिटर्न्ड टू सेंडर इफ इट्स नॉट क्लेम्ड विद इन 7 डेज। किसी भी VP आर्टिकल को प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा अगर 7 दिनों के भीतर उसके लिए आवेदन नहीं किया जाता या दावा नहीं किया जाता। और ये 7 दिनों की अवधि कब से गिनी जाएगी? फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट प्रेजेंटेशन, जब पहली बार आप VP आर्टिकल प्राप्तकर्ता को वितरण हेतु प्रस्तुत करते हैं, या फिर और द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ इट्स अराइवल इंटीमेशन, या फिर उस डाक वस्तु के पहुंचने की सूचना प्राप्तकर्ता को जब देते हो उस दिन से 7 दिनों की अवधि गिनी जाएगी। ओपन डिलीवरी ऑफ अ डैमेज्ड इंश्योर्ड आर्टिकल शुड बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ। क्षतिग्रस्त बीमाकृत वस्तु की खुली डिलीवरी निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में की जानी चाहिए? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, पोस्ट मास्टर की उपस्थिति में इसका वितरण किया जाता है। जब भी कोई इंश्योर्ड आर्टिकल आता है, अगर उसकी अपीयरेंस यानी कि उसकी जो बाहर वाली पैकिंग है उसको कोई छेड़छाड़ आपको दिखाई देती है या उसको लगता है कोई नुकसान हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी ओपन डिलीवरी ले सकते हैं। या फिर दूसरी कंडीशन ओपन डिलीवरी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई आपको संदेह होता है किसी आर्टिकल के ऊपर कि इसमें कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए था, या इस तरह से कुछ भी आपको संदेह होता है तो उस आर्टिकल के ऊपर लिखा जाता है फॉर ओपन डिलीवरी। तो इस तरह के जो ओपन डिलीवरी वाले आर्टिकल होते हैं उनको भी पोस्ट मास्टर की प्रेजेंस में खोला जाता है, और जो डैमेज्ड इंश्योर्ड आर्टिकल होते हैं उनकी भी ओपन डिलीवरी ली जा सकती है। फिर जो भी उसमें आर्टिकल होते हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है, डुप्लीकेट में एक सेंडर को भेजी जाती है एड्रेसी के साइन लेकर। तो इस तरह से ओपन डिलीवरी होती है। ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ। नेत्रहीन साहित्य पैकेटों को निम्नलिखित भुगतान से छूट दी गई है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। कोई भी ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट अगर आप भेजते हैं उसके ऊपर आपसे पोस्टेज चार्जेस नहीं लिए जाते। इसके अलावा कौन से और चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे? रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली जाएगी, एक्नॉलेजमेंट फीस आपसे नहीं ली जाएगी, और अगर आप उसकी अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिसिप्ट चाहते हैं, रसीद की सत्यापित प्रति चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको चार्जेस नहीं देने होंगे।
मैक्सिमम अमाउंट फॉर विच सिंगल ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर कैन बी इशूड, अधिकतम राशि जिसके लिए एकल साधारण इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर जारी किया जा सकता है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। मनी ऑर्डर मैक्सिमम 10,000 रुपये के लिए जारी किया जा सकता है। पहले ये जो लिमिट थी कितनी थी, 5,000 रुपये थी। Which country is not a member of Asia Pacific Postal Union? कौन सा देश एशिया प्रशांत डाक संघ का सदस्य नहीं है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा ताइवान। तो एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की बात करें, इसमें टोटल 32 कंट्रीज हैं। कौन कौन सी कंट्रीज हैं यहाँ पे नीचे सबके नाम दिए हुए हैं, पीडीएफ से आप इनको पढ़ लेना, याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इन विच कैटेगरी ऑफ फॉरेन आर्टिकल देयर इज नो कंपल्सरी इंश्योरेंस फॉर फुल वैल्यू, किस विदेशी वस्तु की किस श्रेणी में पूर्ण मूल्य के लिए कोई अनिवार्य बीमा नहीं है? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। कोई भी आप लेदर प्रोडक्ट भेजते हैं, आप इसकी इंश्योरेंस तो करवा सकते हैं, लेकिन फुल वैल्यू के लिए इंश्योरेंस करवाना कंपलसरी नहीं है। आपने कोई लेदर प्रोडक्ट भेजा 500 रुपये का, तो अगर आप इसकी इंश्योरेंस करना चाहते हैं तो आप 300, 400, 200 इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन आपने कॉइन भेजे हैं, बुलियन भेजे हैं, प्लेटिनम भेजा है, इनकी जब इंश्योरेंस की जाएगी, इनकी एक्चुअल वैल्यू के लिए की जाएगी। अगर आपने 50 रुपए के कॉइन भेजे हैं तो इंश्योरेंस भी 50 रुपए की ही आपको करनी पड़ेगी, ना कम ना ज़्यादा। तो कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनकी इंश्योरेंस उनकी एक्चुअल वैल्यू के लिए करनी होगी? कॉइन, बुलियन, प्लेटिनम, प्रीशियस स्टोन, ज्वेलरी, गवर्नमेंट करेंसी नोट या बैंक नोट, फिर सोने या चांदी से बने हुए कोई भी लेख, इनकी जब इंश्योरेंस की जाएगी तो इनकी एक्चुअल वैल्यू जो भी रहेगी उस वैल्यू के लिए इनकी इंश्योरेंस की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल पार्सल पोस्ट सर्विसेज इज गवर्नड बाई बाइलेटरल एग्रीमेंट ऑफ अरेंजमेंट्स विद द फॉलोइंग कंट्रीज। अंतर्राष्ट्रीय पार्सल पोस्ट सेवाएं किन देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों द्वारा शासित होती हैं? करेक्ट आंसर क्या आएगा, डी आएगा। बांग्लादेश, भूटान, कनाडा, नेपाल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड साउथ अफ्रीका। तो जो इंटरनेशनल पार्सल पोस्ट सर्विस है, मोस्ट कंट्रीज के साथ यानी कि अधिकांश देशों के साथ इनको कैसे रेगुलेट किया जाता है? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन पार्सल पोस्ट एग्रीमेंट के आधार पर रेगुलेट किया जाता है, शासित किया जाता है। फिर कुछ कंट्रीज हैं जिनके साथ पार्सल का आदान प्रदान कैसे किया जाता है? बाइलेटरल एग्रीमेंट्स और अरेंजमेंट्स के माध्यम से किया जाता है। तो ऐसे देश जिनके साथ पार्सल का आदान प्रदान बाइलेटरल एग्रीमेंट्स या अरेंजमेंट्स के माध्यम से किया जाता है, वो कौन कौन से देश हैं? बांग्लादेश है, भूटान, कनाडा, नेपाल, यूएसए और साउथ अफ्रीका है। इसके साथ अगर हम बात करें स्पेशल बाइलेटरल एग्रीमेंट्स की, तो पाकिस्तान के साथ पार्सल का आदान प्रदान जो यूपीए पार्सल पोस्ट समझौते का भी एक पक्ष है, एक विशेष द्विपक्षीय समझौते के माध्यम से शासित किया जाता है। तो इसके लिए स्पेशल बाइलेटरल एग्रीमेंट है। अगर सिंपल हम बाइलेटरल एग्रीमेंट और अरेंजमेंट्स की बात करें तो किन देशों के साथ पार्सल का आदान प्रदान इसके माध्यम से होगा? बांग्लादेश, भूटान, कनाडा, नेपाल, यूएसए और साउथ अफ्रीका। और बाकी मोस्ट ऑफ दी कंट्रीज के साथ पार्सल का आदान प्रदान यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन पार्सल पोस्ट एग्रीमेंट द्वारा किया जाता है। What is the maximum weight in ग्राम फॉर लेटर्स सेंट अब्रोड? विदेश भेजे जाने पत्र वाले पत्रों का अधिकतम वजन कितने ग्राम हो सकता है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। 2 किलोग्राम की इनकी वेट लिमिट है। अंतर्देशीय पत्र की जो वेट लिमिट है वो अब कितनी है? 500 ग्राम है। नहीं तो पहले दोनों की जो वेट लिमिट होती थी एक समान होती थी। If a money order is returned by the foreign country of payment as not payable, the value of money order as actually paid by remitter at the time of issue will be। यदि भुगतान करने वाले विदेशी देश द्वारा मनी ऑर्डर को अदायगी योग्य न मानकर वापस कर दिया जाता है, यानी कि फॉरेन कंट्री के लिए आपने एक मनी ऑर्डर भेजा लेकिन फॉरेन कंट्री ने उसे वापस कर दिया कि इसका भुगतान नहीं हो सकता है, तो मनी ऑर्डर का
वास्तविक मूल्य जो प्रेषक द्वारा जारी किए जाने के समय भुगतान किया गया था उसको क्या किया जाएगा, रिफंडेड विदाउट दी कमीशन चार्जेस। तो अगर आपने एक 500 रुपये का मनी ऑर्डर भेजा था फॉरेन कंट्री के लिए, अब फॉरेन कंट्री ने उसको वापस कर दिया कि इसका भुगतान नहीं हो पाएगा, अब 500 रुपये के साथ आपने 50 रुपये का कमीशन भी दिया था। जब वो मनी ऑर्डर वापस आएगा तो प्रेषक को सिर्फ 500 रुपये की राशि वापस मिलेगी, उसके द्वारा भुगतान किया हुआ कमीशन उसको वापस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, एयरमेल फीस फॉर पार्सल इज, पार्सल के लिए हवाई डाक शुल्क क्या लिया जाता है। पहले 50 ग्राम के ऊपर 2 रुपये, फिर प्रत्येक 50 ग्राम के लिए या उसकी फ्रैक्शन के लिए 1 रुपया लिया जाएगा। तो आर्टिकल्स के ऊपर एयरमेल फीस कैसे ली जाती है। पोस्टल आर्टिकल्स के ऊपर जो एयरमेल फीस ली जाती है, पहले 50 ग्राम के ऊपर या उसकी फ्रैक्शन के लिए 2 रुपये, फिर प्रत्येक 50 ग्राम या उसकी फ्रैक्शन के लिए 1 रुपया लिया जाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपसे कहीं क्वेश्चन में पूछ लिया कि लेटर के लिए बताओ एयरमेल चार्जेस कितने लिए जाएंगे, क्या तब भी सेम होगा? नहीं, क्योंकि जो फर्स्ट क्लास आर्टिकल होते हैं उनको फ्री एयर ट्रांसमिशन दिया जाता है, जैसे लेटर कार्ड और पोस्ट कार्ड, इनको फ्री एयर ट्रांसमिशन दिया जाएगा। इसके अलावा बाकी डाक वस्तुओं के ऊपर एयरमेल फीस कैसे ली जाएगी, तो यहाँ पे पहले 50 ग्राम के ऊपर 2 रुपये, फिर आगे जो भी 50 ग्राम या उसकी फ्रैक्शन आएगी 1 रुपया लिया जाएगा। इन फॉरेन पोस्ट मैनुअल द AO मीन्स, फॉरेन पोस्ट मैनुअल में AO का क्या अर्थ है। अब देखो, अगर आपसे पूछा होता PO गाइड पार्ट 2 के अनुसार, तब तो हम बता देते कि अदर ऑब्जेक्ट या आउटर सब्जेक्ट आ जाना है। अब यहाँ पे पूछा गया फॉरेन पोस्ट मैनुअल के अनुसार, तो ये सभी फॉरेन पोस्ट मैनुअल में AO के मतलब दिए हुए हैं। इसमें अकाउंट ऑफिस ऑफ फॉरेन कंट्री आ जाता है, ऑडिट ऑफिस आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द फॉरेन कंट्री आ जाता है, और अकाउंट ऑफिसर भी आ जाता है। तो इसका कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। तो इसमें जो सबसे परफेक्ट आंसर है वो यही है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफ द फॉरेन कंट्री, लेकिन इस क्वेश्चन को कैंसिल किया गया था। If an unpaid or underpaid registered article under foreign post is tendered at the counter, यदि विदेशी डाक के अंतर्गत कोई अवैतनिक या कम भुगतान वाली पंजीकृत वस्तु काउंटर पर प्रस्तुत की जाती है, इट कैन नॉट बी रजिस्टर्ड एंड रिफ्यूज्ड, तो इसका पंजीकरण नहीं किया जाएगा और इसको पंजीकृत करने से मना कर दिया जाएगा। तो जब भी आपने फॉरेन कंट्री के लिए कोई भी आर्टिकल भेजना है और आप उसका पंजीकरण करना चाहते हैं, वो पूरी तरह से प्रीपेड होना चाहिए, पोस्टेज चार्जेस का भुगतान उसके ऊपर पूरी तरह से किया हुआ होना चाहिए। मैक्सिमम लिमिट ऑफ इंश्योर्ड लेटर बुक्ड फॉर फॉरेन कंट्री इज, विदेश के लिए बुक किए गए बीमा पत्र का अधिकतम सीमा क्या हो सकती है। फॉरेन कंट्री के लिए आपने एक लेटर भेजा है, तो मैक्सिमम किस वैल्यू के लिए आप उसकी इंश्योरेंस कर सकते हैं। 10,000 रुपये के लिए आप इसकी इंश्योरेंस कर सकते हैं। इनलैंड आर्टिकल की इंश्योरेंस 1 लाख रुपए तक की जा सकती है, और फॉरेन कंट्री के लिए जो लिमिट है 10,000 रुपये की है। द कस्टम ड्यूटी इज प्राइमरली एक्सरसाइज्ड एट, सीमा शुल्क कहाँ पर लगाया जाता है। पॉइंट ऑफ एंट्री, जहाँ से कोई भी आर्टिकल भारत में प्रवेश करता है या जहाँ से कोई भी आर्टिकल फॉरेन कंट्री के लिए भेजा जाता है, एग्जिट करता है, देश से बाहर जाता है, और फिर फॉरेन पोस्ट ऑफिस में भी कस्टम ड्यूटी को एक्सरसाइज किया जाता है या लगाया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कंप्लेंट्स कंटेनिंग फॉरेन मनी ऑर्डर मस्ट बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ, विदेशी मनी ऑर्डर से संबंधित शिकायतें किस समय अवधि के भीतर की जानी चाहिए। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, मनी ऑर्डर जारी होने के 1 वर्ष के भीतर इसके बारे में कंप्लेंट की जा सकती है। कंप्लेंट्स एंड इंक्वायरीज रिगार्डिंग आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल एंड पार्सल मेल इन द फॉरेन पोस्ट मस्ट बी सबमिटेड before the lapse of 1 year counting from the day following the day on which the article was
पोस्टेड। विदेशी डाक में अगर हम बात करें पत्र डाक और पार्सल डाक लेखों के बारे में, इनके बारे में आपने कोई भी कंप्लेंट या इंक्वायरी करनी है तो कब से की जा सकती है, कितने समय के भीतर कर सकते हैं। तो जिस दिन आपने लेख को पोस्ट किया था उसके अगले दिन से 1 वर्ष की अवधि के भीतर आपको इसके बारे में कंप्लेंट या इंक्वायरी करनी होगी। वहीं पर अगर हम बात करें मनी ऑर्डर्स की, तो मनी ऑर्डर के बारे में कोई भी शिकायत है तो मनी ऑर्डर जारी होने की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर। पत्र डाक और पार्सल डाक के मामले में जिस दिन आर्टिकल पोस्ट किया था उसके अगले दिन से 1 वर्ष के भीतर आपको कंप्लेंट या इंक्वायरी करनी होगी। मैक्सिमम लिमिट ऑफ वेट फॉर अ फॉरेन पार्सल इज, विदेशी पार्सल के लिए वजन की अधिकतम सीमा क्या है? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, 20 किलोग्राम है। इंडिया ज्वाइंट द एशियन ओशनिक पोस्टल यूनियन या एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, दोनों ही सेम चीजें हैं। तो भारत किस वर्ष एशियन ओशनिक पोस्टल यूनियन में शामिल हुआ था? डी ऑप्शन करेक्ट आएगी। एशियन ओशनिक पोस्टल यूनियन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1961 with headquarters at Manila, Philippines and started on 1 अप्रैल 1962। एशियन ओशनिक पोस्टल यूनियन की स्थापना कब हुई? 1961 में इसकी स्थापना हुई। जब इसकी स्थापना हुई हेडक्वार्टर इसका मनीला फिलीपींस था। और इसकी शुरुआत कब हुई? स्थापना और शुरुआत में फर्क होता है। शुरुआत इसकी हुई 1 अप्रैल 1962 में और भारत इसमें 1973 में शामिल हुआ। और वर्ष 2002 में एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर बैंकॉक थाईलैंड ट्रांसफर हो गया, स्थानांतरित हो गया। द मैक्सिमम लिमिट ऑफ कैश कन्वेंस ऑफ डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज, विभागीय कर्मचारी की नकद परिवहन की अधिकतम सीमा क्या है? तो कोई भी डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय है अगर वो नकदी लेकर जाता है अपने अकाउंट ऑफिस के अंडर आने वाले किसी भी डाकघर के लिए, या कैश कन्वे करता है या कैश का परिवहन करता है, तो मैक्सिमम वो 5 लाख रुपए के कैश लेकर जा सकता है। और ये कैसे हो सकता है? लूज कैश के रूप में। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ जाएगी। विच इज दी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर विलेज सॉर्टिंग लिस्ट, ग्राम छंटाई सूची के लिए निर्धारित प्रपत्र क्या है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। MS52 के ऊपर इसे बनाया जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे ये मिस्टेक जरूर है, एस नहीं साथ में आएगा। तो जो विलेज सॉर्टिंग लिस्ट होती है उसको M52 प्रपत्र के ऊपर बनाया जाता है, जो प्रत्येक कार्यालय को सब डिविजनल इंस्पेक्टर के द्वारा तैयार करके उपलब्ध करवाई जाती है। But is the T code for printing invoice slip for supply of postage and other stamps for treasury to other post offices, कोषागार से अन्य डाक घरों को डाक या अन्य टिकटों की आपूर्ति के लिए चालान पर्ची इनवॉइस स्लिप प्रिंट करने का टी कोड क्या है? पिछली वीडियो में हमने टी कोड की फुल फॉर्म की थी, ट्रांजैक्शन कोड क्या है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। MIGOT कोड का यूज किया जाता है। बट इसी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट ऑफ महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र की न्यूनतम या अधिकतम सीमा क्या है? तो न्यूनतम 1000 रुपये के लिए और मैक्सिमम 2 लाख रुपए के लिए महिला सम्मान सर्टिफिकेट आप ले सकते थे। 31 मार्च 2025 को ये स्कीम बंद हो चुकी है। पहले क्वेश्चन पेपर में हम ये कर चुके हैं। The maximum limit for investment in senior citizen savings scheme account is, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाते में निवेश की अधिकतम सीमा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। मैक्सिमम 30 लाख रुपए आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। मिनिमम की बात करें तो 1000 रुपये से अकाउंट ओपन हो जाएगा और मैक्सिमम आप इसमें 30 लाख रुपए डिपॉजिट कर पाएंगे। और जो भी डिपॉजिट करेंगे वो सिर्फ एक ही बार होगा, दूसरी बार करेंगे तो फिर नया अकाउंट खुलेगा। इन RMS द रिकॉर्ड ऑफिसेस स्टैंड्स फॉर, रेलवे मेल सर्विस में रिकॉर्ड ऑफिसेस का क्या मतलब होता है? इसमें रिकॉर्ड ऑफिस, सब रिकॉर्ड ऑफिस भी होंगे और हेड रिकॉर्ड ऑफिस भी होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। मैटर टोकन इन RMS वाज गिवन टू द ऑफिशियल, RMS में किन अधिकारियों को धातु टोकन दिया जाता था? करेक्ट आंसर क्या आएगा? सी आ जाएगा। हु परफॉर्म ड्यूटीज इन मेल वैन और प्लेटफॉर्म, ऐसे अधिकारी या ऐसे कर्मचारी जिन्हें मेल वैन या प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी करनी होती थी।
तो मेटल टोकन ऑफ ऑथराइज्ड टाइप मस्ट बी कैरिड बाय ऑल आरएमएस ऑफिशियल्स। जितने भी आरएमएस अधिकारी होते थे उनको मेटल टोकन अपने साथ रखना पड़ता था। कौन से अधिकारियों को छोड़कर? सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स को छोड़कर। तो जो पर्यवेक्षण अधिकारी होते थे उनके अलावा बाकी सभी अधिकारियों के पास मेटल टोकन होते थे। कौन से अधिकारी? हु ट्रैवल ऑन ड्यूटी इन अ व्हीकल और कंपार्टमेंट रिजर्व्ड फॉर द पोस्ट ऑफिस। ऐसे अधिकारी जिन्हें अपनी ड्यूटी के दौरान किसी व्हीकल या रिजर्व्ड कंपार्टमेंट में, डाक घर के लिए आरक्षित किसी डिब्बे में, ट्रेन के डिब्बे या व्हीकल में यात्रा करनी पड़ती थी, या फिर उन्हें किसी भी रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर डाक के आदान प्रदान के लिए प्रवेश करना होता था, तो उनको वहां पर उपस्थित होने का अधिकार है, ये दर्शाने के लिए उनके पास मेटल टोकन होते थे। आगे चलते हैं। दी प्रसादम सर्विस रिलेट्स टू। प्रसादम सेवा किस चीज से जुड़ी हुई है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, प्रसाद ऑफ टेम्पल्स। मंदिरों का प्रसाद लोगों के घर पर पहुंचाया जाता है। अब ये देश के एक दूसरे कोने में एक मंदिर है और आप उस मंदिर का प्रसाद प्राप्त करना चाहते हैं, हो सकता है आप एक बार वहां पर जाएं। अब एक दूसरे कोने में मंदिर है, अब आप वहां पे भी जाना चाहते, तो हर एक मंदिर में तो आप जा नहीं सकते, लेकिन हर एक मंदिर का प्रसाद आप घर पर मंगवा सकते हैं। और कैसे मंगवा सकते हैं? पोस्ट ऑफिस की प्रसादम सेवा के माध्यम से मंगवा सकते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। प्रसादम सर्विस में क्या होता है? ये भारतीय डाकघर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा है जो धार्मिक तीर्थ स्थलों या पूजा स्थलों से पवित्र प्रसाद या प्रसाद की डिलीवरी से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द फीस फॉर मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट इन आधार फॉर अ पर्सन हैविंग एज ऑफ 18 ईयर्स। 18 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति के लिए आधार में अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट का शुल्क क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, 100 रुपीज़ लिए जाते हैं। 5 से 7 वर्ष के अगर कोई बच्चा है, मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट उसकी फ्री होगी, और 15 से 17 वर्ष की आयु है तब भी फ्री होगी। 7 से 15 वर्ष की आयु के बीच है या फिर 17 वर्ष से ऊपर का कोई भी है तो उसके लिए 100 रुपीज़ लिए जाएंगे मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट के लिए। What is the price of a bottle of गंगाजल थ्रू स्पीड पोस्ट? स्पीड पोस्ट के माध्यम से गंगाजल की एक बोतल की कीमत क्या है? और गंगाजल अगर आप पोस्ट ऑफिस काउंटर पर लेते हैं तब तो आपको वो 30 रुपये की मिलेगी। अगर आप ऑनलाइन उसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से मंगवाना चाहते हैं तो वो 121 रुपये की आपको पड़ेगी। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। सेल ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉल्स अंडर दी स्कीम। आवेदन पत्रों की बिक्री किस योजना के अंतर्गत आती है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, रिटेल पोस्ट के अंतर्गत आती है। तो रिटेल पोस्ट में क्या किया जाता है? थर्ड पार्टी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बेचा जाता है। तो अंडर रिटेल पोस्ट अ रेंज ऑफ सर्विसेज आर ऑफर्ड। तो इसमें बहुत सारी सेवाएं मिलती है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की कलेक्शन करना है, टैक्सेस कलेक्ट करना है, अदर बिल या अन्य कोई फीस सरकार के लिए कलेक्ट करनी है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? रिटेल पोस्ट में आती हैं। इसके अलावा और क्या आता है? पोस्ट ऑफिस एप्लीकेशन फॉर्म्स भेजता है, किसके माध्यम से? रिटेल पोस्ट के माध्यम से। राखी एनवल भी इसी के माध्यम से बेचे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल स्पर्श योजना रिलेट्स टू। दीनदयाल स्पर्श योजना किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर बी आ जाएगा, फिलैटली से संबंधित है। दीनदयाल स्पर्श योजना इज अ स्कॉलरशिप स्कीम बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एम्ड एट प्रमोटिंग फिलैटली अमंग स्कूल स्टूडेंट्स, पर्टिकुलरली दोज इन ग्रेड 6th to 9th। दीनदयाल स्पर्श योजना एक छात्रवृत्ति योजना है जो 6ठी से 9वीं तक के बच्चों को दी जाती है। और इसमें ये जो स्पर्श शब्द है इसकी एक फुल फॉर्म है, बड़े अच्छे से जो याद रखनी है, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टेम्स एज अ हॉबी। बट इज द एज लिमिट फॉर ओपनिंग ऑफ नेशनल पेंशन स्कीम। तो कोई भी व्यक्ति नेशनल पेंशन स्कीम खोलना चाहता है तो एज लिमिट क्या रहेगी? करेक्ट आंसर बी आ जाएगा, 18 to 70 ईयर के बीच इसको ओपन किया जा सकता है। टू ओपन अ नेशनल पेंशन स्कीम अकाउंट यू मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन। राष्ट्रीय पेंशन योजना बचत खाता खोलने के लिए सबसे पहली बात आप भारत के नागरिक होने चाहिए, फिर चाहे आप रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट, यानी कि आप भारत में रहते हो या नहीं रहते हो, आपके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। और एज की बात करें 18 से 70 वर्ष के बीच में होनी चाहिए।
बट इज एज लिमिट फॉर युगल सुरक्षा स्कीम फॉर बोथ जॉइंट पॉलिसी होल्डर्स। तो युगल सुरक्षा क्या होती है? सिंगल प्रीमियम के साथ पति और पत्नी दोनों को सुरक्षा प्रदान की जाती है युगल सुरक्षा में, और पति और पत्नी दोनों की आयु कितने से कितने के बीच में होनी चाहिए? 21 से 45 के बीच में होनी चाहिए। द फुल फॉर्म ऑफ DNK इज, DNK की फुल फॉर्म क्या होगी? करेक्ट आंसर डी आ जाएगा डाकघर निर्यात केंद्र। A COD article can be booked for maximum amount। COD आर्टिकल मैक्सिमम किस राशि के लिए बुक किया जा सकता है? तो COD आर्टिकल मैक्सिमम 50,000 रुपये के लिए बुक किया जा सकता है। 39 की डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। बट इज ए फ्री लॉकअप पीरियड ऑफ फॉर PLI पॉलिसी। कोई भी व्यक्ति PLI पॉलिसी लेता है तो इसका फ्री लॉकअप पीरियड, फ्री लॉकअप पीरियड क्या होता है? जिस समय के भीतर आप उस पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हैं। द फ्री लॉकअप पीरियड फॉर अ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज 15 डेज। डाक जीवन बीमा पॉलिसी के लिए फ्री लॉकअप पीरियड की बात करें तो क्या है? वो है 15 दिन। और 30 डेज फॉर इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसीज, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी लेते हैं तो 30 दिन इसमें फ्री लॉकअप पीरियड रहेगा। और ये 15 दिन या 30 दिन कब से गिने जाएंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ पॉलिसी रिसिप्ट, जब आपको पॉलिसी प्राप्त हो जाती है, पॉलिसी के डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स की डिलीवरी के 15 दिन तक उसका फ्री लॉकअप पीरियड रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? बी आ जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है द न्यन्यथा ऐप इज बीइंग यूज्ड फॉर। न्यन्यथा ऐप का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? करेक्ट आंसर बी आ जाएगा लेटर बॉक्स क्लियरेंस के लिए इसका यूज किया जाता है। द न्यन्यथा ऐप डेवलप्ड बाय इंडिया पोस्ट इज यूज्ड टू मॉनिटर द क्लियरेंस एंड डिस्पैच ऑफ लेटर्स पोस्टेड इन लेटर बॉक्सेस, प्रोवाइडिंग डाटा ऑन लोकेशन, टाइम ऑफ क्लियरेंस, नंबर ऑफ लेटर्स एंड पोस्टल स्टाफ इंफॉर्मेशन। तो लेटर बॉक्स क्लियरेंस के लिए न्यन्यथा ऐप का यूज किया जाता है। इसका उपयोग करके लेटर बॉक्स में पोस्ट किए गए पत्रों की निकासी और प्रेषण की निगरानी की जाती है। इसमें लोकेशन, निकासी का समय, पत्रों की संख्या और डाक कर्मचारियों की जानकारी ये प्रदान करती है। तो न्यन्यथा ऐप का यूज किया जाता है लेटर बॉक्स क्लियरेंस के लिए। आगे चलते हैं, विच एप्लीकेशन इज यूज टू डिपॉजिट दी PLI और RPLI प्रीमियम इन सब पोस्ट ऑफिसेज। उप डाक घरों में PLI या RPLI प्रीमियम जमा करने के लिए किस एप्लीकेशन का यूज किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा मकैमिश का यूज किया जाता है। इंडिया पोस्ट इज इम्प्लीमेंटिंग दी मकैमिश एप्लीकेशन टू मैनेज इट्स इंश्योरेंस बिजनेस। भारतीय डाक अपने बीमा कारोबार के प्रबंधन के लिए मकैमिश एप्लीकेशन का यूज करती है। इसमें क्या किया जाता है? पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एंड रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। इट लिस्ट all the roles at India Post related to their life insurances. The expansion of word PMSB by is, PMSB by की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी? करेक्ट आंसर ये आ जाएगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। IPOES इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? बैग खोलने, बैग बंद करने और लेखों की ट्रैकिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। तो थ्रू द IPOES इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम, जो कि एक डिस्पैच मॉड्यूल है, बैग बंद किए जाते हैं और प्रेषित किए जाते हैं, और आर्टिकल्स की ट्रैकिंग भी इसके माध्यम से की जा सकती है। विच पोर्टल इज यूज्ड फॉर CSI ID मैनेजमेंट इंक्लूडिंग CSI ID पासवर्ड सेट और रीसेट, रोल असाइनमेंट टू एम्प्लॉइज ID एनेबल और डिसेबल एक्सेट्रा। CSI ID पासवर्ड सेट और रीसेट, कर्मचारियों को भूमिका देना, ID सेट या रीसेट करना, ठीक है, ID असाइन करना, रोल असाइन करना, तो ये सब किस पोर्टल के माध्यम से किए जाते हैं? IM पोर्टल के माध्यम से ये काम किया जाता है। तो IM पोर्टल की फुल फॉर्म की बात करें तो आइडेंटिटी मैनेजमेंट पोर्टल is an portal used to manage the roles and passwords of employees in Department of Post। तो IM पोर्टल जो होता है पहचान प्रबंधन पोर्टल, एक पोर्टल है जिसका उपयोग डाक विभाग में कर्मचारियों की भूमिका और पासवर्ड को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है।
In IT modernization project 2.0, by whom the rural hardware devices were provided to VPMs, IT आधुनिकीकरण परियोजना 2.0 में VPMs को ग्रामीण हार्डवेयर उपकरण किसके द्वारा प्रदान किए गए? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा प्रदान किए गए। सी ऑप्शन सही आ जाएगी। The IT modernization project 2.0 was approved by cabinet on IT आधुनिकीकरण परियोजना 2.0 को कैबिनेट द्वारा कब अनुमोदित किया गया? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी 19 जनवरी 2022 में। तो IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2.0 जो है इसको कैबिनेट ने 19 जनवरी 2022 को अप्रूव किया। कितने आउटले या कितने परिव्यय के साथ? 5,785 करोड़ रुपए के साथ। और कितने वर्ष की अवधि के लिए? 8 वर्षों की अवधि के लिए 2022 से लेकर 2030 तक। The HDMS is an abbreviation of HDMS की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? हेल्प डेस्क मैनेजमेंट सिस्टम। और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, द क्विक मैट्रिक्स इज पोर्टल फॉर। क्विक मैट्रिक्स किस चीज़ के लिए पोर्टल है? लॉजिंग ऑफ कंप्लेंट्स, शिकायतें दर्ज करने के लिए। आगे चलते हैं, जीके के क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। द हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्थर्न मोस्ट। हिमालय पर्वत 3 मुख्य समांतर श्रेणियों में विभाजित है। निम्नलिखित में से कौन सबसे उत्तरी है? इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? यह आ जाएगा हिमाद्री। तो हिमालय पर्वत की 3 मुख्य समानांतर श्रेणियों में सबसे उत्तरी श्रेणी महान या आंतरिक हिमालय है, जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट इन इंडिया कैन इशू रिट्स अंडर विच ऑफ द आर्टिकल रिस्पेक्टिवली। भारत का सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय क्रमशः किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? करेक्ट आंसर ये आ जाएगा आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के तहत कौन करता है? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन इशू रिट्स अंडर आर्टिकल 32। भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है और हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के तहत रिट्स जारी करता है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज अबाउट। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? करेक्ट आंसर सी आ जाएगा 29 डिग्री। इंडियाज अगर हम बात करें मेल लैंड एक्सटेंट्स की, तो फ्रॉम 68 डिग्री 7 ईस्ट लॉन्गिट्यूड इन वेस्ट to 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड इन द ईस्ट। द डिफरेंस की बात करें तो इन दोनों के बीच में लगभग 29 डिग्री का डिफरेंस है। अंडर विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट टू लाइफ इज गिवन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन का अधिकार दिया गया है? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ दिया हुआ है। जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी took oath as the 15th Chief Justice of which High Court? न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी ने किस उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? करेक्ट आंसर डी आ जाएगा झारखंड। Which of the following Indus Valley site is not situated in India? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल भारत में स्थित नहीं है? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी हड़प्पा। हड़प्पा जो अब भारत में स्थित नहीं है, तो 56 की ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो कहाँ पे है? पाकिस्तान में स्थित है। आगे चलते हैं, गंडकी रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? गंडकी नदी किस नदी की सहायक नदी है? इसका करेक्ट आंसर बी आ जाएगा। ये गंगा नदी की सहायक नदी है गंडकी रिवर, जिसे नारायणी या फिर और क्या कहा जाता है? गंडक नदी के नाम से जाना जाता है, और ये नेपाल की एक प्रमुख नदी है। नेक्स्ट है हमारे पास नारी शक्ति वंदन अधिनियम वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट 2023 has been passed which will give 33% reservation of seats for women in। नारी शक्ति बंधन अधिनियम कब 2023 में पारित किया गया, जो महिलाओं को कहां पर 33% सीटों का आरक्षण देगा? करेक्ट आंसर डी आ जाएगा लोकसभा, दिल्ली असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में 33% की रिजर्वेशन यहां पे मिलेगी। नेक्स्ट चलते हैं, पतंजलि डिस्क्राइब्ड
अष्टांग योगा इन ऑर्डर टू अटेन एस्टेब्लिशमेंट व्हाट डज यम मीन्स इन दैट। पतंजलि ने आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए अष्टांग योग का वर्णन किया। उसमें यम जो है इसका अर्थ क्या होगा, तो यम का अर्थ होगा सोशल रेस्ट्रेंट्स एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ एथिकल वैल्यूज, सामाजिक संयम और नैतिक मूल्यों का पालन करना। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, दीदारगंज से प्राप्त चोरी पकड़े हुए यक्षिणी की आदम कद खड़ी प्रतिमा मौर्य काल की मूर्ति कला परंपरा का उदाहरण है, जिसे किस संग्रहालय में रखा गया है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, पटना म्यूजियम में इसको रखा गया है। तो ये थे बिहार के डिपार्टमेंट और जीके के क्वेश्चन जो आपने अच्छे से कर लेने हैं, क्योंकि बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ और रीजनिंग वाले पोर्शन के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं। फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको बुक्स चाहिए तो बुक आपको मिल जाएंगी। क्वेश्चन पेपर हम कर रहे हैं इनकी, अगर आपको बुक चाहिए तो बुक भी आप ले सकते हैं। प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है, मैथ रीजनिंग की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बुक चाहिए तो ये भी मिल जाएगी, क्वेश्चन ओशन इसका नाम है, ये बुक भी आप ले सकते हैं अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए। और अगर आप क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं या बुक लेना चाहते हैं 8627096166 के ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। बुक्स लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको परचेज कर सकते हैं। और हमने एक छोटी सी शुरुआत की है, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की पर्यावरण को बचाने के लिए। उस शुरुआत में, उस जर्नी में आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी हौसला अफजाई कर सकते हैं, ताकि हमें मोटिवेशन मिले ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की, पर्यावरण को बचाने की। धन्यवाद।